जय हिंद दोस्तों। तो यूपीएससी के द्वारा बहुत सारे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, जिसमें से एक पोस्ट है एसओ की, जो एलडीसीई की पोस्ट होती है, रीसेंट के पेपर की है। और इसमें बहुत ही शानदार सवाल है। लास्ट ईयर भी हमने एनालिसिस की थी और इस पेपर से काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट सिविल सर्विसेज में देखने को मिले थे। तो इस पेपर में कुछ क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी के डायरेक्ट आर्टिकल, पार्ट और अमेंडमेंट्स स्केड्यूल पे बेस्ड हैं, जो कि बेहद आसान सवाल है। एक सेक्शन देखने को मिलेगा जो करंट अफेयर से एसोसिएटेड है, जिसमें वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं ज़्यादातर, जो न्यूज़ में रहते हैं। इसके अलावा जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं वो भी मोस्टली एनवायरनमेंट सेक्शन की तरफ इंक्लाइंड है। तो वन बाय वन हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली पॉलिटी सेक्शन की बात करेंगे। पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन बेहद शानदार हैं, जिसमें से इस तरीके के सवाल भी हैं जो थोड़े फैक्चुअल भी हैं और थोड़े कंसेप्चुअल भी हैं। तो इन क्वेश्चंस को मैंने टाइप कर दिया है ताकि आप रिवीजन कर सकें सर्चेबल पीडीएफ के थ्रू। तो आपको वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, देन वीडियो में आगे बढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन ये है, देखिए बेयर एक्ट अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है पढ़ना। पहले ऐसा था कि हमें एक्ट, पार्ट्स, अमेंडमेंट्स ये सब याद करने की नीड नहीं होती थी, बट अब जो पेपर आ रहा है उसमें इन चीज़ों को याद करना बेहद इंपॉर्टेंट है। बिकॉज लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया कि आर्टिकल 368 में क्या क्या प्रोविजंस है, और ऐसे ही 2-3 सवाल देखने को मिले थे। तो अब डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर जंप करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा जो पार्ट है हमारा वो गवर्नमेंट इन द स्टेट्स से डील करता है। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, गवर्नमेंट इन द स्टेट्स की बात कर रहा है ये। तो उम्मीद है आपने ये अटेम्प्ट किया होगा। तो ऑप्शन है हमारे पास पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 और पार्ट 9। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन सी, पार्ट 6। पार्ट 6 जो है ये डील करता है गवर्नमेंट इन द स्टेट से। हमारा जो संविधान है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जो पार्ट 4 है ये डील करता है डीपीएसपी के साथ। पार्ट 4 डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये नॉन जस्टिसिएबल हैं और इनका एम है समाज में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना। मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताऊंगा, वो भी आपको समझते हुए चलना है। और पार्ट 5 जो है ये डील करता है यूनियन गवर्नमेंट के साथ। पार्ट 5 किसके साथ डील करता है? यूनियन गवर्नमेंट के साथ। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पार्लियामेंट इसमें शामिल है। पार्ट 6 जो है ये डील करता है स्टेट गवर्नेंस के साथ, जिसमें कौन कौन शामिल है? गवर्नर शामिल है, स्टेट लेजिस्लेचर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शामिल है। ठीक है, और आर्टिकल 152 से ये स्टार्ट है और ये सही आंसर है इसका। पार्ट 9 की अगर बात करें तो ये डील करता है पंचायती राज के साथ। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो पार्ट है पंचायती राज से डील करता है। तो पंचायती राज से डील करता है पार्ट 9, आर्टिकल 243 से लेकर 243O। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये पार्ट्स को याद करने का तरीका है, निमोनिक है। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट। ठीक है, तो इस निमोनिक से आप याद कर सकते हो। जैसे पार्ट 1 जो है ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से डील करता है। सी से सिटीजनशिप, एफ से फंडामेंटल राइट, डी से डीपीएसपी, एफ से फंडामेंटल ड्यूटीज, यू से यूनियन, एस से स्टेट्स, यूजिंग से यूनियन टेरिटरीज, पी से पंचायत, एम से म्यूनिसिपैलिटीज, एस से स्केड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज और आर से रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। इस तरीके से पार्ट्स डिवाइडेड हैं। तो नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो आर्टिकल है पार्ट 3 में, पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट्स में, वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A जो है वो डील करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के साथ। पार्ट 3 के बारे में हमें पता है कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। देखिए अभी आसान सवाल है, अभी आपको लग रहा होगा काफ़ी इजी चल रहा है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो बेहद शानदार है जिन्हें बहुत ही कम लोग सही कर पाएंगे। तो पार्ट 3 देखिए फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है। और आर्टिकल 19 की अगर हम बात करें, जो कि ऑप्शन 1 में मेंशन है, ऑप्शन ए में, आर्टिकल 19 डील करता है सर्टेन फ्रीडम्स के साथ, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, एसोसिएशन वगैरह बनाने की फ्रीडम, इंडियन टेरिटरी में आप फ्रीली मूव कर सको इस चीज़ की फ्रीडम, इंडिया के कोई भी पार्ट में आप रिजाइड कर सको, सेटल कर सको इस चीज़ की फ्रीडम, या कोई भी ट्रेड या प्रोफेशन आप अपना सकते हो। इन सब फ्रीडम्स का इंक्लूजन जो है वो आर्टिकल 19 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 20A की अगर बात करें तो ऐसा कोई आर्टिकल है ही नहीं, इनवैलिड ऑप्शन ही है। आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है आर्टिकल 21। ठीक है,
आर्टिकल 21 एक तरीके का ब्रॉड फंडामेंटल राइट है, इसमें कई सारी चीज़ें शामिल है। आर्टिकल 21A जो है ये देखिए, जब भी ABCD आ जाए आर्टिकल्स में तो आप समझिए कि जो अमेंडमेंट है उसके थ्रू इसे ऐड किया गया है। तो आर्टिकल 21A जो है ये अमेंडमेंट करके ऐड किया गया है और इसमें ये 86th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट में ऐड किया गया, तो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया है। और इसमें यही कहा गया कि स्टेट जो है वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन स्टेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। किस एज के लोगों को? 6 to 14 ईयर्स के लोगों को, ठीक है, 6 to 14 ईयर्स। इस तरीके से में द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। पहले आर्टिकल 21A तो अमेंडमेंट करके जोड़ा गया ना, इससे पहले एजुकेशन को जो आर्टिकल 21 के अंदर ही माना जाता था कि ये राइट टू लाइफ के अंदर ही इंक्लूडेड है, बट इसे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, ठीक है, 2002 का अमेंडमेंट। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी इवन आप देखो तो आर्टिकल 45 में भी इस तरीके की बात की गई है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन भी जो है वो शामिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे संविधान के संदर्भ में आपको बताना है कौन सी बात गलत है। पहला ये कह रहे हैं 85th अमेंडमेंट में जोड़ा गया। देखिए क्वेश्चन CDS का है और हम डिस्कस कर रहे हैं SO LDCE के पेपर की, तो इसके जो रिलेटेड सवाल है वो भी मैंने लिख दिए हैं ताकि हम इसे रिवाइज कर लें। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया बट अलग तरीके से, तो ये तो आप समझ गए होंगे इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन A है, ये गलत है। अभी मैंने बताया आपको कि 85th नहीं 86th अमेंडमेंट में आर्टिकल 21A को जोड़ा गया है ना। उम्मीद है आप अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आपका सही हो रहा होगा। अगर आप बिल्कुल अटेंटिव तरीके से लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो ये आंसर्स आपके सही होने ही चाहिए, ठीक है, देयर इज नो इफ्स एंड बट्स। तो आर्टिकल 86 अमेंडमेंट 86 जो है ये आर्टिकल 21A से डील करता है जिसमें राइट टू एजुकेशन की बात की गई है। आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है। हाँ देखिए ये बात भी सही है, आर्टिकल 22 में जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हाँ ये आर्टिकल 32 में पार्ट 3 में यानी फंडामेंटल राइट्स के अंदर मेंशन्ड है। रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का वाइडर है सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले। देखिए ये बात भी सही है, रिट जुरिस्डिक्शन पर हम डिस्कशन करेंगे, उस टाइम पे मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। आसान सा स्टेटमेंट है, कई बार PYQs में पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन और पूछा गया आर्टिकल 21A के ऊपर। इसमें पूछा गया आपसे कि बताइए किस अमेंडमेंट में आर्टिकल 21A को जोड़ा गया, और इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो सेम क्वेश्चन देखिए CDS 2021 में पूछा गया, फिर 2022 में पूछा गया, है ना। तो इस चीज को आपको ऑब्जर्व करना है PYQs के साथ। केवल नॉलेज नहीं लेनी है, केवल फैक्ट्स नहीं सीखने हैं, बल्कि आपको इन चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से पेपर रिपीट कर रहा है। खैर इसमें आगे बढ़ते हैं हम। 86 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा आर्टिकल जो है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। बेहद आसान सवाल है, इसमें एक्सप्लेनेशन की भी नीड नहीं है। आर्टिकल 360 जो है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। 352 में नेशनल इमरजेंसी है, 356 में स्टेट इमरजेंसी है, और आर्टिकल 360 में बात की गई है किसकी? फाइनेंशियल इमरजेंसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 352 अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? फंडामेंटल राइट्स, DPSP, और ये आपके कोड है। देखिए जब कोई नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है अंडर आर्टिकल 352 तो उस केस में फंडामेंटल राइट्स जो है ये डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, जबकि जो DPSP है ये अनचेंज्ड रहता है इन टर्म्स ऑफ देयर एप्लीकेशन एंड स्टेटस। ऐसा क्यों है वो भी समझ लेते हैं। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, हमारे पार्ट 4 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेंशन्ड है ये तो स्टेट की गाइडलाइंस है और ये नॉन जस्टिसिएबल है। ये जो स्टेट की गाइडलाइंस है ये नॉन जस्टिसिएबल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये एनफोर्स नहीं हो सकती, ठीक है, इट इज नॉन एनफोर्सिएबल, है ना। और इनका इम्प्लीमेंटेशन भी स्टेट की डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है, राज्य के विवेक पर, यानी अपने अकॉर्डिंग स्टेट डिसाइड कर सकता है। तो इस तरीके से जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो DPSP में कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं देखने को मिलता है। स्टेट अपनी पॉलिसी की प्रायोरिटीज को एडजस्ट कर सकता है इमरजेंसी के टाइम पे, बट जो स्टेटस और जो एप्लीकेबिलिटी है DPSP की, यानी किस तरीके से अप्लाई होगी DPSP, वो अनचेंज्ड रहेगी, है ना। इस वजह से ये अफेक्ट नहीं होगा बल्कि फंडामेंटल राइट अफेक्ट होगा। सो वी विल गो विद ऑप्शन A, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा इसमें मैं 2 आर्टिकल भी एक्सप्लेन कर देता हूं। 2 आर्टिकल हैं आपके, आर्टिकल 358 और दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 359।
इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए आर्टिकल 358 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 358 में ये कहा गया है कि जो भी राइट्स आपको आर्टिकल 19 के अंदर दिए गए हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे जब नेशनल इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पे लगाई जाएगी। आर्टिकल 19 के जो राइट हैं विल बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड if the ground of national emergency is on war or external aggression। तो नेशनल इमरजेंसी अगर वॉर के बेस पे लगाए जाए तो उस टाइम पे आर्टिकल 19 के जो राइट्स हैं वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे। तो इससे हमें क्या समझ आया कि डेफिनेटली फंडामेंटल राइट्स तो अफेक्ट होती है। आर्टिकल 359 में ये कहा गया है, आर्टिकल 359 में ये कहा गया है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिकली जो प्रेसिडेंट है ये एम्पावर्ड है टू सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द इमरजेंसी पीरियड। तो इससे भी समझ आया कि हाँ इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होती हैं, बिकॉज इस टाइम पे प्रेसिडेंट एम्पावर्ड होते हैं कि वो जो कोर्ट जाने का अधिकार है उस चीज़ को सस्पेंड कर सकें फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए, खास तौर से आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके जो फंडामेंटल राइट्स हैं इमरजेंसी पीरियड के टाइम पे। इसका मतलब वाइल द राइट्स देमसेल्फ मे नॉट बी सस्पेंडेड बट द एबिलिटी टू सीक लीगल रेमेडी फॉर देयर वायलेशन इज विथहेल्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। Let's move to the next question. Which one of the following parts of the Constitution of India deals with the executive? So the answer is option D, part 5. We have read it earlier. It is part 5 and part 5 deals with the union. Part 5 deals with the union. So these are the parts and this is the mnemonic as told. So definitely we can say that the executive part is dealt in part 5. Okay, now let's move to the next question. Which one of the following amendments of the Constitution of India reduced the voting age from 21 to 18? 21 से 18 साल जो है किस अमेंडमेंट में हुआ? तो आर्टिकल 61 में अमेंडमेंट 61 में हुआ ये, और ये बेहद आसान सवाल है। ये जो अमेंडमेंट्स के टॉपिक हैं इसमें से जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं 42nd, 44th, 61st, ये तो सबको ध्यान होते हैं और ये पूछे गए हैं। Alright, next question. The directive principle of state policy are enshrined in which part? So it is the easiest one. The answer is option D, part 4. Now next one. Which article of the Constitution of India empowers the Parliament to make laws on a state list subject under certain circumstances? Alright, so this is also a factual one. The correct answer is option A, Article 249. And I hope you answered it correctly. So the Article 249 empowers the Parliament to make laws on subject in the state list if the Rajya Sabha passes a resolution by 2/3 majority. Alright, so if Rajya Sabha passes a resolution, very very important, if Rajya Sabha passes a resolution and this resolution should be passed by 2/3 majority, and it is said that it is important in terms of national interest, then definitely Parliament is going to make law on subject mentioned in the state list. And what about Article 250? So Article 250 allows Parliament to legislate on the state list only during a national emergency, but it is saying that under certain circumstances, not during national emergency. I hope you got the difference. The difference is the Parliament will make law on the subject mentioned in the state list if Rajya Sabha passes a resolution and it when it is deemed that it is in national interest, then article 249 will be followed. Otherwise Article 250 tells that Parliament is legislating on subject list only during a national emergency. And what about Article 252? So the Article 252 enables the Parliament to legislate on a state list subject if 2 or more states pass resolution requesting it. And Article 253 relates to the implementation of international agreements. Alright, it allows the Parliament to make laws even on a state list subject to give effect to treaties and international convention. If it is felt that this particular treaty is on international level, then definitely Parliament is going to make law on that even if it is mentioned on state list. So that is the difference.
So the all difference lie in under certain circumstances. Otherwise the answer might be differing. I hope you got the difference. डिफरेंस ये है कि 249 में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में लॉज बनाएगी अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेगी। आर्टिकल 250 में यह है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में लॉ बनाएगी जब बात आएगी नेशनल इमरजेंसी की तब। आर्टिकल 252 में यह है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में लॉज बनाएगी अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट रिक्वेस्ट कर दें तो। आर्टिकल 253 में यह है कि अगेन पार्लियामेंट लॉ बनाएगी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने की बात आएगी तो। ठीक है। A resolution passed by the Rajya Sabha under Article 249 empowering Parliament to legislate on a state subject in national interest remains in force for a period। तो ये आर्टिकल पर पूरा सवाल ही बेस्ड है। जितने भी सवाल अभी तक, जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने कवर करे आर्टिकल पार्ट्स इन पे बेस्ड है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, 1 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए अगर स्टेट लिस्ट पे ये लॉ बना रही है तो। नेक्स्ट देखिए कौन सा जो आर्टिकल है ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि स्टेप्स लें जिससे स्टेट में एग्जीक्यूटिव को इन्फोर्स किया जाए। तो ये आर्टिकल 356 है, सबको पता है इसके बारे में। आर्टिकल 356 जो है वो डील करता है स्टेट इमरजेंसी के साथ और यही पूछा गया है क्वेश्चन में हमसे। इमरजेंसी कौन सा जो स्केड्यूल है इसमें लैंग्वेज इंक्लूडेड है, फर्स्ट स्केड्यूल, सेकंड स्केड्यूल, 8th स्केड्यूल या 9th स्केड्यूल। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, 8th स्केड्यूल में जो है वो लैंग्वेज की बात की गई है, 22 भाषाओं की बात की गई है। कौन सा जो आर्टिकल है ये डायरेक्ट करता है स्टेट को कि वह स्टेप्स लें जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने का। तो कौन सा है ये? आर्टिकल 50 है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे सिविल सर्विस में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में ही पूछा गया है। ये देखिए पहले आप अटेम्प्ट करिए इसे। पूछा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखिए आर्टिकल 43A नहीं बल्कि ये 43B में मेंशन्ड है। ठीक है, आर्टिकल 43A में क्या है? 43A में बताया गया है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, वर्कर्स इन मैनेजमेंट। आई होप आपको ये याद भी होते जा रहे हैं, क्वेश्चन के थ्रू आसान रहता है याद करना। बाकी बिल्कुल सही है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने के लिए आर्टिकल 50 है। एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC एंड ST के प्रमोशन के लिए आर्टिकल 46 है। आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है। फंड्स के बारे में ये क्वेश्चन है। आर्टिकल 2, अब यहाँ से शानदार सवाल शुरू होने वाले हैं। आर्टिकल 266 डील करता है कंटिजेंसी फंड के साथ। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया को ऑपरेट करने के लिए और जो कंटिजेंसी फंड है इनके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो है इसकी जरूरत नहीं होती है। देखिए आर्टिकल 267 कंटिजेंसी फंड के साथ डील करता है, ना कि 266, है ना। ये तो गलत है। कौन सा? 267। अगला ये बोल रहे हैं पब्लिक अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए और जो कंटिजेंसी फंड है इनके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं। देखिए गलत है। पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन कंटिजेंसी फंड के लिए जरूरी है पैसे खर्च करने के बाद, लेकिन स्टेटमेंट बोल रहा है कि जरूरत ही नहीं है ना। तो ये बात यहाँ पे गलत है। देखिए कंटिजेंसी फंड में क्या है ना कि जब पैसे खर्च हो जाए तो उसके बाद फिर पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन जरूरी है कंटिजेंसी फंड के केस में, है ना कि जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे दोनों गलत हो गए। तो आंसर क्या है फिर जब दोनों गलत है? तो ऑप्शन डी, नीदर वन नॉट टू। हाँ, पब्लिक अकाउंट के लिए तो डेफिनेटली पार्लियामेंट ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो आधा पार्ट सही, आधा पार्ट गलत है, यानी ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। कौन सा करेक्टली मैच है? तो देखिए अब मैं क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा, उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, बिकॉज ये करेक्टली मैच है। एक्सेस ग्रांट वोटेड बाय द लोकसभा आफ्टर फाइनेंशियल ईयर। सप्लीमेंट्री ग्रांट ग्रांटेड टू अ स्पेशल पर्पस। देखिए गलत है। सप्लीमेंट्री ग्रांट का मतलब क्या होता है? जब पार्लियामेंट में कोई फंड ऑथराइज करा, लेट सपोज पार्लियामेंट में 200 CR के फंड को ऑथराइज करा, 200 करोड़ के फंड को, तो इस केस में क्या होगा कि सप्लीमेंट्री ग्रांट भी रिक्वेस्टेड होगी जब ये इनसफिशिएंट माना जाएगा। तो अगर ये इनसफिशिएंट है उस केस में सप्लीमेंट्री ग्रांट रिक्वेस्ट किया जाएगा। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ में और हेल्प करना, सप्लीमेंट करना, उसे कंप्लीट करना, राइट। तो इस तरीके से एडिशनल एक्सपेंसेस जो हो जाते हैं ओरिजिनल बजट के एलोकेशन के बाद, उसमें सप्लीमेंट्री ग्रांट को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये गलत है। नेक्स्ट बोल रहे हैं एक्सेस ग्रांट। तो देखिए एक्सेस ग्रांट क्या होता है? जब मनी किसी सर्विस में खर्च किया गया किसी फाइनेंशियल ईयर में, उस अमाउंट से ज़्यादा जो अमाउंट उस पर्टिकुलर सर्विस में ग्रांट किया गया था।
तो वैसे जो ग्रांट है वो लोकसभा में प्रेजेंट किए जाते हैं फाइनेंशियल ईयर के बाद, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, और इसे पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा मस्ट अप्रूवल मिलना चाहिए वोटिंग होने से पहले। तो ये सही है। वोट ऑफ क्रेडिट बोल रहे हैं कि फंड कैन बी मेड अवेलेबल बाय री एप्रोप्रिएशन। देखिए ये भी गलत है। वोट ऑफ क्रेडिट एक तरीके का ग्रांट है जो तब दिया जाता है जब एक तरीके की अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ जाए नेशन के रिसोर्सेज में, और ख़ास तौर से जब बिल्कुल एक डिटेल्ड बजटिंग के को रोकने में मदद करता है, बिकॉज हम डिटेल्ड बजटिंग नहीं कर सकते। तो एक तरीके का ब्लैंक चेक के जैसा है जो कि एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है बाय लोकसभा। टोकन ग्रांट ब्लैंक चेक तो वोट ऑफ क्रेडिट होता है, टोकन ग्रांट तो अलग है। टोकन ग्रांट क्या है? देखिए कोई न्यू सर्विस के लिए जब फंड रिक्वायर्ड हो जाता है, ठीक है, और जो एक्सपेंडिचर है वो री अप्रोप्रिएशन के थ्रू है वो कर दिया जाता है एग्जिस्टिंग फंड का ही, और एक टोकन अमाउंट होती है जो कि 1 रुपीज़ की जनरली होती है, ये अप्रूवल के लिए सबमिट की जाती है, जिससे क्या होता है फिर अगेन फंड्स का रिलोकेशन हो जाए बिना किसी एडिशनल एक्सपेंस के। तो ये बहुत ही शानदार सवाल है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। The term budget has nowhere been mentioned in the Constitution. Article 112 of the Constitution deals with the budget. तो हाँ सही है, दोनों सही है। कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो बजट जो है वो कहीं भी हमारे संविधान में मेंशन नहीं है, और हालांकि हमारे संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है, ना कि बजट की। और आर्टिकल 112 जो ये डील करता है बजट के साथ, ये बात बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट जो है वो दोनों हाउसेज के सामने एक स्टेटमेंट रखते हैं जो कि एस्टिमेटेड रिसीट की और एक्सपेंडिचर की होती है हर एक फाइनेंशियल ईयर में, जिसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं या बजट कहते हैं। बजट ऑफिशियल वर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कौन सा चार्ज नहीं है? सैलरी ऑफ कैग, ग्रांट फॉर रेलवेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पेंशंस ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट। तो जो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ये प्राइमरी अकाउंट है भारत सरकार का, और इसमें सर्टेन एक्सपेंडिचर यानी कुछ जो खर्चे होते हैं वो चार्ज होते हैं। चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब है कि इनकी वोटिंग नहीं होगी। चार्ज एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है? इनकी वोटिंग नहीं होगी। तो जो ग्रांट फॉर रेलवेज है ना, ये एनुअल बजट के उस पार्ट का हिस्सा है जिनकी पार्लियामेंट्री वोटिंग होती है। पार्लियामेंट्री वोटिंग होने का मतलब दे आर नॉट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड, दे आर नॉट चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड। सो आंसर इज ऑप्शन बी। बाकी के जो ऑप्शंस हैं, सैलरी ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इट इज चार्ज ऑन CFI, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 148। Administrative expenses of the Supreme Court, it is also charged under Consolidated Fund of India, and it is under Article 146. Pensions of the judges of High Court, it is also charged on Consolidated Fund of India under Article 112. Let's attempt this one. What is the provision to safeguard the autonomy of the Supreme Court of India? These are your statements, and this is the options. तो पहला ये कह रहे हैं कि वाइल अपॉइंटिंग द सुप्रीम कोर्ट जजेस द प्रेसिडेंट हैज़ टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए जब सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट होती है तो प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ये बात बिल्कुल सही है। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में, आर्टिकल 124 क्लोज 2 में ये बताया गया है कि द प्रेसिडेंट अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जजेस आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस एज नेसेसरी। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम जैसा कि आपको पता है इसमें प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट लगती है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन के आधार पर अपॉइंट करें। ऑलराइट, सेकेंड ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं इन्हें चीफ जस्टिस के द्वारा केवल रिमूव किया जा सकता है। देखिए ये बात गलत है। एज पर आर्टिकल 124 के क्लोज 4 में साफ तौर से ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस को केवल और केवल प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है, एंड इट इज ऑल्सो डन बाय द स्पेशल मेजोरिटी रेजोल्यूशन पास इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। Salaries of judges are charged on consolidated fund of legislature, does not have to vote. देखिए ये बात सही है। आर्टिकल 112 और 266 के अकॉर्डिंग
112 एंड 266 के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो सैलरीज और पेंशंस होते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस के, ये कंसोलिडेटेड फंड में चार्ज होते हैं, यानी इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री वोट। जैसा कि मैंने बताया, जो भी चार्ज होते हैं वो उनमें पार्लियामेंट्री वोटिंग नहीं होती है। सो इट एंश्योर्स सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो इसमें जो फोर्थ स्टेटमेंट है, ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिसर एंड स्टाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर मेड बाय द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस, ये गलत है। रीजन बीइंग कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं ऑफिसर्स और सर्वेंट्स को सुप्रीम कोर्ट में बिना किसी एग्जीक्यूटिव के इंटरफेरेंस के। ही कैन ऑल्सो इवन प्रिस्क्राइब देयर कंडीशंस ऑफ सर्विस एज वेल। सो फोर्थ इज रॉन्ग एंड बाकी सही है, 1 और 3 सही है और 2 और 4 जो है वो गलत है। अब देखिए इसी से रिलेटेड, ये सारे रिलेटेड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमने कवर किया कि कौन सा कंसोलिडेटेड फंड में चार्ज नहीं होता है, इसी से रिलेटेड सवाल ये भी है, राइट, कि ऑटोनॉमी को किस तरीके से सेफगार्ड किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल नॉट बी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है, उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा। ये क्वेश्चन CAPF का है। तो पहला है कि जो एमिलमेंट और जो अलावेंसेस होते हैं प्रेसिडेंट के और अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू हिज ऑफिस, डेप्ट चार्ज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसमें इंटरेस्ट शामिल है, सिंकिंग फंड चार्जेस शामिल है और रिडेम्पशन चार्जेस शामिल है। एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, द सम रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन नेचुरल कैलेमिटीज। बहुत शानदार सवाल है ये। इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन डी है। वैसे ऑप्शंस के कारण ये आसान है। इसका रीज़न क्या है? देखिए, नेचुरल कैलेमिटीज़ का मतलब होता है कोई प्राकृतिक आपदा, जैसे भूकंप, बाढ़, इस तरीके की कोई कैलेमिटीज़। तो इस तरीके से ये डी गलत है। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल कैलेमिटीज़ वाली बात है, ये इट इज़ नॉट चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, इट इज़ चार्ज ऑन इमरजेंसी फंड, राइट। जैसे हम लोग जो आर्टिकल 267 बेसिकली मेंशन है, तो कंटिजेंसी से कहते हैं ना, तो ये कंटिजेंसी में लिख देता हूँ, कंटिजेंसी फंड। तो फाइनेंशियल बिल जो है 3 तरह की है, जैसा कि हमने डिस्कस किया ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, ठीक है, फाइनेंशियल बिल की, और एक अलग से मनी बिल। तो आर्टिकल 117 जो ये डील करता है फाइनेंशियल बिल के साथ, जो कि मनी बिल नहीं है। लेकिन इसमें 3 तरह की जो है वो 3 टाइप्स नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल बिल 1 जो है ये अमेंड और रिजेक्ट किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा, जो कि सेकंड स्टेटमेंट है। क्या बात सही है? इसका जवाब है जी, सही है। क्यों सही है? बिकॉज जो फाइनेंशियल बिल 1 है, जो आर्टिकल 117 के क्लॉज 1 में है, इसमें टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, ये प्रोविजंस हैं, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली आर्टिकल 110 के जो यानी मनी बिल से डील नहीं करता है, ठीक है। ऐसे बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर किए जाते हैं, और एक बार जब ये लोकसभा से पास हो जाते हैं तो ये राज्यसभा में जाते हैं और राज्यसभा इसे अमेंड या रिजेक्ट कर सकती है ऑर्डिनरी बिल की तरह। समझ आ गया ना? तो मनी बिल के कंटेक्स्ट में राज्यसभा के पास बहुत ही लिमिटेड पावर है, वो बस डिस्कस करती हैं, उसके बाद वो जो भी सजेशन दे वो ये लोकसभा के ऊपर होता है, वो उसे माने या ना माने और आगे बढ़ जाए। बट फाइनेंशियल बिल 1 जो है ये ऑर्डिनरी बिल के जैसा ही कंसिडर किया जाता है, बिकॉज इसके केस में राज्यसभा के पास पावर है कि वो या तो अमेंड कर दें या फिर रिजेक्ट कर दें फाइनेंशियल बिल 1 को। ये डिफरेंस है। क्या सारे ही फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होते हैं? क्या ये बात सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। कहाँ सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल है? डायग्राम भी मैंने इसलिए बना दिया। देखिए, सारे मनी बिल तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल बिल का सबसेट है, बट सारे ही फाइनेंशियल बिल जो है मनी बिल नहीं होते हैं। मनी बिल की कुछ खास डेफिनेशन है, आर्टिकल 110 में मेंशन है, और इस तरीके से ये स्पेसिफिक फाइनेंशियल मैटर्स के साथ डील करते हैं, है ना। तो सेकेंड और थर्ड जो है वो सही है, ये हमने पढ़ा है समग्र बैच में, पॉलिटी में, डिटेल में। तो बैच स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मनी बिल के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं। पहला कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन के बाद ही इंट्रोड्यूस होगा। दूसरा ये कि मनी बिल जो केवल मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है। तीसरा ये कि स्पीकर का डिसीजन डिसाइड करना कि वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, इसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कोर्ट्स में। इससे पहले एक क्वेश्चन है मनी बिल से रिलेटेड ही, अच्छा ये आगे है, ठीक है, हम कवर कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपने इसे अटेम्प्ट किया होगा, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन, हाँ ये बात सही है, मनी बिल को केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से पहला सही है।
नेक्स्ट कह रहे हैं कि मनी बिल जो है वो मिनिस्टर ही केवल इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये थोड़ा डिबेटेबल स्टेटमेंट बन जाता है, बट अगर आप जनरल सोर्सेज से देखो तो हाँ डेफिनेटली मनी बिल जो है वो गवर्नमेंट बिल की तरह होते हैं और मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इनमें जनता का फेथ होता है। ठीक है, इस तरीके से इसे सोचा जाता है। तीसरा कह रहा है स्पीकर का डिसीजन की डिसाइड करना मनी बिल है, यानी से कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया सकता। तो देखिए यहाँ पे बात सही है, जो स्पीकर हैं लोकसभा के वो उनके पास फाइनल अथॉरिटी होती है डिसाइड करना वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, और ये जो डिसीजन है इट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, सो वी कैन गो विथ ऑल द थ्री, ऑप्शन डी। पार्लियामेंट के रिगार्डिंग रेजोल्यूशन के बारे में पूछ रहे हैं। सारे रेजोल्यूशन मोशन होते हैं, सारे रेजोल्यूशन जो है वो वोट किए जाते हैं। तो ये समझते हैं। देखिए रेजोल्यूशन और मोशन के बीच पहले डिफरेंस समझते हैं। मोशन क्या है, व्हाट इज अ मोशन? मोशन इज अ प्रपोजल, मोशन इज अ प्रपोजल मेड इन द हाउस फॉर डिस्कशन which may or may not lead to a resolution। तो मोशन एक तरीके का प्रपोजल है जो डिस्कशन के टाइम पे रखा जाता है, जिससे रेजोल्यूशन तक ये पहुंच भी सकता है, नहीं पहुंच सकता है। तो मोशन एक तरीके का फर्स्ट स्टेज है। बट रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन मोशन का वो टाइप है जो अगर पास कर जाए तो बताएगा कि ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, क्या फॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया कि हाउस के ओपिनियन को ये फॉर्मली एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो हर एक रेजोल्यूशन मोशन से ही स्टार्ट होता है। कोई भी बिल अगर आपको पास करना है, सबसे पहले आपको मोशन रखना होगा। ठीक है, वो मोशन पर डिस्कशन होगा, देन वो रेजोल्यूशन के स्टेज तक पहुंचेगा। तो अगर किसी भी रेजोल्यूशन को स्टार्ट करना है तो पहले मोशन के रूप में स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसमें जो कह रहा है कि पहला सारे रेजोल्यूशन मोशन होते हैं, हाँ ऑब्वियसली सारे रेजोल्यूशन मोशन होते हैं। पहले मोशन का मतलब उस पर डिस्कशन होगा, एक तरीके का प्रस्ताव है ये, और इसके बाद ये अगर पास हो जाता है चीजें तो ये रेजोल्यूशन की ओर बढ़ जाता है। क्या सारे रेजोल्यूशन की वोटिंग होती है? तो इसका जवाब है हाँ, सारे रेजोल्यूशन की वोटिंग होती है। और जितने भी रेजोल्यूशन होते हैं उनकी वोटिंग इसलिए होती है बिकॉज ये एक्सप्रेस करते हैं फॉर्मल एक्सप्रेशन को कि हाँ अब हाउस का ओपिनियन पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए अब हमें इसकी वोटिंग करनी होगी। तो डेफिनेटली नॉट ऑल मोशन रिक्वायर वोटिंग, बिकॉज सम मोशन जो है वो डिस्कस किए जाते हैं बिना किसी फॉर्मल वोट के, बट सारे रेजोल्यूशन की वोटिंग जरूर होगी, है ना, ये डिफरेंस है। तो अगेन मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। देखिए सबसे पहले जो है मोशन आएगा, मोशन में से कुछ ही पार्ट जो है रेजोल्यूशन बनेगा, है ना, और ये जो रेजोल्यूशन है इसकी वोटिंग होगी। रेजोल्यूशन की क्या होगी? वोटिंग होगी। बट सारे मोशन की वोटिंग हो कोई जरूरी नहीं है, उन मोशंस की वोटिंग होगी जो रेजोल्यूशन बन गए हैं। तो फाइनल आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, दूसरा गलत है, सारे रेजोल्यूशन की वोटिंग होती है बट यहाँ पे नॉट कह दिया गया है, इसलिए सेकंड जो है गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मनी बिल कैन नॉट बी सेंट बैक फॉर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। Money bill have no provision of joint sitting. Defeat of ordinary bills when introduced by a minister may lead to the resignation of the government. Okay, I hope you have attempted it. तो इससे समग्र बैच के लेक्चर का जो मनी बिल वाला कॉन्सेप्ट है वो हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे PYQs मैंने करवाए हुए थे। तो देखिए ये क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज 2013 का। इसमें कहा गया अगर मनी बिल अमेंड होता है राज्यसभा के द्वारा तो क्या होगा? लोकसभा अगेन उसी बिल के साथ प्रोसीड कर सकती है, एक्सेप्ट करे या ना करे। हाँ सही बात है ये, तो वी विल गो विथ ऑप्शन ए। सबको पता है, बताने की नीड नहीं है कि राज्यसभा के रिकमेंडेशन को मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, कंप्लीटली इट्स अपॉन लोकसभा। मनी बिल के बारे में आपको कौन सा स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है ये बताना है। एक बिल को मनी बिल तब माना जाएगा जब इसमें केवल प्रोविजंस रिलेटेड हो इम्पोजिशन, अबोलिशन, रेमिशन, अल्ट्रेशन और टैक्स के रेगुलेशन से रिलेटेड। दूसरा ये कि मनी बिल में कॉन्सोलिडेटेड फंड की कस्टडी है और कंटिजेंसी फंड की भी। तीसरा ये कि मनी बिल इज कंसर्न विद द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। और चौथा ये कि मनी बिल डील करता है मनी की बोरोइंग के रेगुलेशन से और गवर्नमेंट की गारंटी से एसोसिएटेड है। तो देखिए इसका आंसर सी सही है। क्यों? क्योंकि मनी बिल में यहाँ साफ तौर से कहा गया है कि मनी बिल हैज़ इज कंसर्न विद एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड। गलत है ना, कंटिजेंसी नहीं, कॉन्सोलिडेटेड फंड। इसमें देखिए कौन सा करेक्ट फीचर नहीं है ये बताना है।
तो मनी बिल केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, सही बात है। डिप्टी स्पीकर जो है ये सर्टिफाई करते हैं मनी बिल को अगर स्पीकर का पद खाली है तो, सही बात है ये भी। स्पीकर्स अथॉरिटीज फाइनल एज टू वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, हाँ बिल्कुल सही है। इट कैन बी रेफर टू ज्वाइंट कमिटी, नहीं गलत है। ज्वाइंट सीटिंग मनी बिल के केस में नहीं लाई जाएगी, बिकॉज मनी बिल के केस में अगर ज्वाइंट सीटिंग लाई जाती है तो फिर गड़बड़ होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राज्यसभा को पावर कम दी गई है, बिकॉज राज्यसभा की केवल राय मशवरे ली जाती हैं, ठीक है, उनकी बात मानने की कोई बाउंडेशन नहीं है लोकसभा के पास, इस वजह से ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती है। कौन सी बात अगेन मनी बिल के बारे में सही नहीं है? आई होप आप ये भी ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये किस पेपर के क्वेश्चन है, ये CAPF के क्वेश्चन है और ये सिविल सर्विसेज के हैं, लास्ट के 2। थोड़ा मैं क्विकली पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ये रिवीजन है और ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी बैच में पढ़ी हैं, आपने भी पढ़ी होंगी, तो इसे क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करिए। तो पहला ये कह रहे हैं कि अमेंडमेंट जो है लॉ का विथ रिस्पेक्ट टू एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा, ये जो पेमेंट होगी मनी की ये कंसोलिडेटेड फंड में देखने को मिलेगी। तीसरा, कोई भी फाइनेंशियल बिल एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 117। और चौथा ये कि अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड। तो कौन सा मनी बिल के अंदर डिफाइंड नहीं है? तो देखिए ये स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा है, ये देखिए मनी बिल में क्या क्या है। तो इम्पोजिशन, अबोलिशन, रेमिशन, अल्ट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, बार बार आपको इस स्टेटमेंट में देखने को मिलेंगे, ठीक है, आसान है समझना, टैक्स से ही रिलेटेड ये बात कर रहा है। दूसरा ये कि जो रेगुलेशन होगा या बोरोइंग होगी मनी की और ऑफ एनी गारंटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि स्टेटमेंट में था, ठीक है। तो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे बार बार, जब भी मनी बिल पे क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है। द कस्टडी ऑफ कॉन्सोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड, द पेमेंट ऑफ मनी, है ना, ये देखिए स्टेटमेंट अभी हमने कवर किया, तो क्वेश्चन यहीं से फ्रेम हो रहा है। एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कॉन्सोलिडेटेड फंड, बट यहाँ ऑप्शन में क्या बना दिया, कंटिजेंसी, और एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। तो बेयर एक्ट से क्वेश्चन फ्रेम कर देती है यूपीएससी, है ना, ये कोई नई बात नहीं है। और ये तो ठीक है, आर्टिकल 1110 है, 110 है, मनी बिल इंपॉर्टेंट है, बट बहुत बार कोई ऐसे आर्टिकल जो उतने चर्चा का विषय नहीं रहते उनसे भी स्टेटमेंट्स बना लेती हैं वो, ठीक है, 4 पॉइंट उठाती है और वहाँ पे आपसे पूछ लेती है कौन सी गलत है। तो बस यही बात है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक बिल को तब मनी बिल माना जाएगा ओनली इट प्रोवाइड्स फॉर द इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स और अदर पेक्यूनरी पेनल्टीज और फॉर द डिमांड ऑफ पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंस और फीस फॉर सर्विसेज। इट प्रोवाइड्स फॉर द इम्पोजिशन, अबोलिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय एनी लोकल अथॉरिटी और बॉडी फॉर लोकल पर्पस, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि मनी बिल है या नहीं ये बिल पर्टिकुलर, तो उस केस में स्पीकर की जो डिसीजन है वो फाइनल होती है। तो इस केस में यहाँ पे आंसर क्या है, हमने सारी चीज़ें पढ़ी, इम्पोजिशन, अल्ट्रेशन, रेगुलेशन, बिल्कुल सही बात है, यही था ना। अच्छा ये क्वेश्चन था, हाँ, तो कौन सा मनी बिल के अंदर फॉल नहीं करता है, सारा कुछ हमने कवर किया। तो इसमें साफ तौर से आंसर सी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनी फाइनेंशियल बिल एज पर रिक्वायरमेंट आर्टिकल 117 नहीं, बिल्कुल नहीं, आर्टिकल 110 से एसोसिएटेड है। तो इस क्वेश्चन में भी जैसे पूछा गया कि अ बिल इज डीम टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजन डीलिंग विद, तो ये यही सब पार्ट्स हमने पढ़े, राइट। ये तो पूरा आर्टिकल बेस्ड ही उठाया गया, इम्पोजिशन, अल्ट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी, कस्टडी ऑफ कॉन्सोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी, राइट। चौथा नहीं है, बाकी तीनों तो हैं ही। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्व करिए, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए क्वेश्चन के पैटर्न को। कौन सा करेक्ट नहीं है, राज्यसभा रिकमेंडेशन दे सकती है मनी बिल पे। अब देखो CAPF में हर 2-3 सालों गैप में, इवन कई बार कंसिस्टेंटली भी मनी बिल पे क्वेश्चन आ रहा है ना। 2013 में पूछा, 2019 में पूछा, 2020 में, राइट, फिर 2013 में पूछा गया, तो इस तरीके से फिर ये 2009 में पूछा गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। CDS में फिर पूछा गया मनी बिल से रिलेटेड, फिर मनी बिल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, फिर ये मनी बिल से क्वेश्चन। ये सारा तो मैं नहीं करवा पाऊंगा यहाँ पे, बट आप ये देखो इस तरीके से हम बैच में कवर करते हैं। बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है कैसे कवर होता है, तो एक ही टॉपिक के सारे PYQs एक जगह पे रहते हैं और ये बहुत शानदार तरीका है। और हमारा जो कोर्स है उसमें सारे स्टेट PCS के भी टॉपिक वाइज PYQs हैं। जनरली आपको PYQs में स्टूडेंट्स नहीं कवर करके जाते हैं, इससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो खैर हम इसे कवर करते हैं। मनी बिल कैन नॉट बी सेंट बैक टू फॉर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट एंड मनी बिल हैव नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने कवर किया है। अब आप इसे अटेम्प्ट करिए कि इसमें कौन कौन से सही है। देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, 1, 2 एंड 3। मनी बिल जो है वो रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा जा सकता, ये बात बिल्कुल सही है। और इसका रीज़न भी है, देखिए रीज़न तो यही है सिंपल सा, कि जो आर्टिकल 111 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो या तो असेंट करेंगे बिल को, यानी सहमति देंगे, या फिर विद होल्ड करेंगे, यानी रोक के रखेंगे अपने असेंट को, बट रिटर्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नो रिटर्न इन केस ऑफ मनी बिल, और ये चीज़ आर्टिकल 111 में है।
इसका रीजन वही है, देखिए ऑर्डिनरी बिल के केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकते हैं बिल को रीकंसिडरेशन के लिए, बट मनी बिल के केस में क्या होता है, ये ऑप्शन ही नहीं है, प्रेसिडेंट का चॉइस जो है वो बिल्कुल लिमिटेड है, असेंट का दो दीजिए या फिर विद होल्ड रखिए अपने असेंट को। सेकेंड देखिए, मनी विल हैव नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सीटिंग। देखिए आर्टिकल 108 में जो है ये ज्वाइंट सीटिंग की बात की जाती है, ज्वाइंट सीटिंग की बात की जाती है, जिससे डेडलॉक जो है वो खत्म हो जाए लोकसभा राज्यसभा के बीच। लेकिन ज्वाइंट सीटिंग जो है ये ऑर्डिनरी बिल में केवल लगता है, मनी बिल में जो है ज्वाइंट सीटिंग अप्लाई नहीं होता, केवल ऑर्डिनरी बिल में अप्लाई होता है, नॉट ऑन मनी बिल। इसका रीजन क्या, देखिए इसका रीजन भी है, जो मनी बिल है ये लोकसभा में ही लाया जाता है ना, उसके बाद ये राज्यसभा में पहुंचता है, राज्यसभा के पास ये ऑप्शन है कि 14 दिनों के भीतर ही वो रिकमेंडेशन दे, और अगर वो इस टाइम पीरियड के अंदर बिल को रिटर्न नहीं करती है तो माना जाएगा कि ये दोनों हाउस में पास हो गया। बहुत ही लिमिटेड सा स्कोप है, राज्यसभा ब्लॉक नहीं कर सकती है मनी बिल को, ठीक है। तो इस तरीके से ज्वाइंट सीटिंग नहीं बुलाई जाती, क्योंकि ताकि वो डेडलॉक का सवाल ही नहीं है, जब डेडलॉक का सवाल ही नहीं है तो क्यों ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाएगी, है ना, कॉमन सेंस की बात है। तीसरा देखिए, ऑर्डिनरी बिल के डिफीट की बात करें तो इंडिया में देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो ऑफिस में तब तक रहते हैं जब तक उन्हें मेजोरिटी का सपोर्ट मिले लोकसभा के अंदर, ठीक है। तो अगर कोई मेजर गवर्नमेंट बिल है, मान लो कोई ऑर्डिनरी बिल है जिसे किसी मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया है, अगर वो डिफीट हो गया तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने हाउस का कॉन्फिडेंस खो दिया है ना। तो इस तरीके से इस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट को ये जो ट्रीट है बिल की वो नो कॉन्फिडेंस के रूप में देखनी पड़ेगी, और इस तरीके से रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन 1, 2 and 3 ऑल, मैंने लॉजिक भी मैंने समझा दिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन नीड्स टू बी सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर, there is a need to state a reason for moving the no confidence motion, censure motion can be moved against an individual minister। अगेन हम चलते हैं उसी फाइल में, ये पार्लियामेंट वाली जो फाइल है, इसमें देखिए शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मेंबर्स कब पूछते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ये पब्लिक इंपॉर्टेंस के केस में, अर्जेंट नेचर के जो है उस पर्टिकुलर केस में जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये स्पीकर पर है कि वो डिसाइड करें कि भले ही अर्जेंट है या नहीं, है ना, स्पीकर डिसाइड करेगा कोई पर्टिकुलर मैटर अर्जेंट है या नहीं। 0 आवर जो है ये एक तरीके से क्वेश्चन आवर के बाद फॉलो किया जाता है, और जनरली जो है नून के टाइम पे स्टार्ट होता है। मोशंस की अगर हम बात करें तो ये ओपिनियन, जैसे हमने अभी पढ़ा है मोशंस के बारे में, ठीक है। तो मोशन जो है वो एक तरीके से ओपिनियन दिखाता है वेरियस इशूज़ पर। देर हम बात करते हैं इसी में नो कॉन्फिडेंस मोशन की। तो ये जो मोशन है ये हमारे संविधान में मेंशन नहीं, पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। लोकसभा में जो मिनिस्टर्स का रिमूवल है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करके ही किया जाता है। मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन में 50 मेंबर्स के सपोर्ट रिक्वायरमेंट होती है, और कोई रीज़न नहीं है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर इसमें प्रोविज़न नहीं है कि आपको रीजन ही बताना है इस पर्टिकुलर मोशन को लाने के लिए, है ना। और ये एंटायर काउंसिल के खिलाफ भी लाया जा सकता है, अगर ये लोकसभा में पास हो गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ जाएगा, है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन में कॉन्फिडेंस ही नहीं प्रूव कर पा रही है तो रिजाइन तो करना पड़ेगा गवर्नमेंट को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। सेंसर मोशन में क्या होता है कि नीड रीज़न जो है वो उसको बताने की ज़रूरत पड़ती है, और ये अगेन इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर दोनों के खिलाफ लाया जा सकता है। तो डिफरेंस समझिएगा, डिफरेंस ये है, क्या वो टेबल है इसमें, आई गेस आगे होगा, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस और सेंसर मोशन में डिफरेंस मेजर यही है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये जब लाया जाता है तो इसमें रीज़न बताने की नीड नहीं होती है ना। क्यों? क्योंकि हम सरकार की एक तरीके से बहुमत को चेक करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, इसे रीज़न बताने की नीड नहीं है। बट जब सेंसर मोशन लाया जाएगा तो ये निंदा होता है, सेंसर का मतलब, ठीक है। तो ये जो निंदा प्रस्ताव है, सेंसर मोशन है, ये लाया जाएगा तो इसके लिए रीज़न बताने की नीड होगी। अब अगली बात ये कि जो सेंसर मोशन है ये या तो किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाएगा या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाएगा। बट यहाँ पे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये हमेशा और हमेशा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ ही लाया जाएगा, इंडिविजुअल के लिए नहीं, है ना। क्योंकि किसी इंडिविजुअल का बहुमत हम नहीं चेक करें, हम कंप्लीट आप कह सकते हो कंप्लीट जो है वो गवर्नमेंट का या कंप्लीट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो है बहुमत चेक किया जा रहा है। और अगर ये लोकसभा में पास हो गया तो ऑब्वियसली रिजाइन करना पड़ेगा। बट सेंसर का मतलब तो निंदा है, तो अगर ये पास हो गया तो रिजाइन करने की नीड नहीं है। ऑब्वियसली सेंसर कर रहे हैं काउंसिल को, कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज के लिए निंदा की जा रही है, बस यही है डिफरेंस, और क्या। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस पे।
हाँ ये क्वेश्चन देखिए, द स्पीकर ऑफ लोकसभा में बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय, तो कैसे रिमूव किया जाता है, ऑल द मेंबर ऑफ हाउसेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं नो कॉन्फिडेंस वगैरह से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है। हाँ ये देखिए, सेंसर मोशन कैन बी मूव अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर। दूसरा ये कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन नॉट बी मूव अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर अलोन। तीसरा ये सेंसर मोशन कैन नॉट बी मूव अगेंस्ट इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पहले समझते हैं, देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो सेंसर है, सेंसर मोशन और जो नो कॉन्फिडेंस है, इन दोनों में मेजर फर्क क्या है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने के लिए रीज़न बताना जो है वो ज़रूरी नहीं होता है, बट सेंसर मोशन के लिए ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ ये कि ये इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं लाया जाएगा, कंप्लीट मिनिस्टर्स के खिलाफ लाया जाएगा, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ। बट ये इंडिविजुअल के खिलाफ भी लाया जा सकता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी लाया जा सकता है ना। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, सेंसर मोशन कैन बी मूव अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर। देखिए निंदा करने की बात है तो हाँ सही है। दूसरा ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन नॉट बी मूव अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर अलोन, हाँ सही बात है, या तो कंप्लीट ये लाया जाएगा ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए। तीसरा ये कह रहे हैं सेंसर मोशन कैन नॉट बी मूव अगेंस्ट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्यों नहीं, तो गलत है। सेंसर मोशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी लाया जा सकता है, इंडिविजुअल के खिलाफ भी लाया जा सकता है, ये तो गलत हो गया। चौथा ये कि सेंसर मोशन कैन बी मूव अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, हाँ सही है, तो आंसर इसका सी है। आसान हो जाता है पढ़ लेने के बाद अगर इस तरीके से हम डिफरेंस को समझ पाए तो। नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके खिलाफ लाया जाएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये किसके खिलाफ लाया जाएगा, तो ऑब्वियसली जो है वो काउंसिल ऑफ नो कॉन्फिडेंस, हाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, देखिए नो कॉन्फिडेंस पे और भी सवाल हैं, है ना। तो अब आप बताइए इसका सही आंसर क्या है। 50 मेंबर की सपोर्ट चाहिए, हाँ चाहिए। क्या रीज़न बताने की नीड है नो कॉन्फिडेंस में, तो इसका जवाब है नीड फॉर अ रीज़न, नहीं गलत है, क्योंकि कोई रीज़न बताने की नीड नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू स्टेट अ रीज़न फॉर मूविंग द नो कॉन्फिडेंस। तीसरा कह रहे हैं सेंसर मोशन कैन बी मूव अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, हाँ सही है, इंडिविजुअल के खिलाफ भी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी, बोथ। तो क्या क्या सही है यहाँ पे, 1 और 3 सही है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। तो यही तरीका है, देखो PYQ से ही रिलेटेड है, रिपीटेड है सारी चीज़ें। क्वेश्चन आवर और जीरो आवर के बारे में पूछ रहे हैं। जीरो आवर जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है, और दूसरा ये कह रहे हैं कि अनस्टैड क्वेश्चन जो है इनमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ये भी पूछा गया है इसी फाइल में, आप अगर देखो तो ये क्वेश्चन भी हमने लिया हुआ है, बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं। तो मनी बिल है, हाँ देखिए शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के बाद बहुत सारे अलग अलग मोशंस हैं, देन मोशंस के बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, स्पेशल मोशन है, देन ये टर्म्स है, कोरम क्या है, क्वेश्चन आवर क्या, हाँ देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिनमें ओरल आंसर रिक्वायर्ड होता है और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट अनस्टैंडर्ड में क्या होता है कि आपको लिखित में देना है, 15 दिन पहले नोटिस मिलेगी, उसका लिखित में देना। अब लिखित में देना सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, है ना, जैसे एक क्वेश्चन पूछा उसके आंसर के बेस पे नया क्वेश्चन, वो चीज़ नहीं हो पाएगा। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में क्या होगा, जो मेजर पब्लिक इंपॉर्टेंस के वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीरो आवर जो है वो क्वेश्चन आवर के बाद होता है ना, तो ये डिफरेंस है। जीरो आवर जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है ना, तो जीरो आवर जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं, सही बात है, अभी हमने पढ़ा है ना, ये समग्र की फाइल में ही हमने पढ़ा है पहले ही। अनस्टेड क्वेश्चन कैन हैव सप्लीमेंट्री, तो क्या अनस्टेड में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा, आप देखो अनस्टेड तो रिटर्न में होता है, सप्लीमेंट्री कैसे होगा, है ना। तो कैन हैव सप्लीमेंट्री नहीं, गलत है ना। तो आंसर क्या हुआ यहाँ पे, ऑप्शन है। देखो कितने शानदार सवाल है ये, मीन्स अगर आप थोड़ी भी इसमें गलतियाँ करो तो डेफिनेटली कंफ्यूज हो ही सकते हो, है ना, थोड़ी भी गलतियाँ करने पे ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है। ओके ये क्वेश्चन में पूछा गया कि बजट से रिलेटेड है, बेसिकली रेलवे बजट जो है जनरल बजट से पहले आता है, और फाइनेंस बिल जो है ये 75 डेज जो है इनेक्ट हो जाना चाहिए इंट्रोडक्शन से, है ना, 75 दिनों के अंदर जो फाइनेंस बिल को इनेक्ट कर लेना। तो फाइनेंस बिल जब पास होता है बजट के टाइम पे तो ये फाइनेंशियल प्रपोजल लेकर आता है अपने साथ, और हाँ ये बात बिल्कुल सही है, अगर हम इसे ध्यान से समझें तो देखिए इट इज़ सब्जेक्टेड टू ऑल द कंडीशन एप्लीकेबल टू अ मनी बिल के जैसी ही कंडीशन जिसमें अप्लाई होते हैं। और इसके अलावा जो प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेज एक्ट है 1931 का, ये बताता है कि जो फाइनेंस बिल है ये 75 डेज़ के अंदर जो है इनेक्ट हो जाना चाहिए। तो दोनों सही है, और इस तरीके से हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे।
ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, बोथ 1 and 2। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर किए। तो कुछ क्वेश्चन काफ़ी शानदार थे, कुछ तो फैक्चुअल थे और कुछ एक क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल थे। तो दोनों ही तरीके के क्वेश्चन हमने कवर किए और उम्मीद है आपको क्लैरिटी मिली होगी। और अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है व्हाट्सएप के लिए और इसमें आप डिटेल्स ले सकते हैं। धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।